फ्रेंड्स, मैं मिश्रा। आइए हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आगे के क्लास में हम लोग आज ज्वार और भाटा जो एक कॉमन से सामुद्रिक प्रक्रिया के तहत देखने को मिलती है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी की गति से और चंद्रमा और सूर्य की स्थिति से प्रभावित होता है और यह सागर में होने वाली प्रक्रिया पर आधारित है। तो उसको हम लोग आज यहाँ देखते हैं कि कैसे पृथ्वी की गति में ऐसी स्थितियां आती हैं जो सूर्य चंद्रमा से प्रभावित होते हुए ज्वार भाटे की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। पृथ्वी ऐसी स्थिति में है कि जब सूर्य जो बहुत विशाल आकार में है चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, किंतु वह इतना दूर है पृथ्वी से कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना प्रभावी नहीं करता जितना कि चंद्रमा का करता है। अब इस चंद्रमा की अपनी लाइट तो होती नहीं है, किंतु यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसका प्रकाश पूरी तरह से लाइटेड दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे रिफ्लेक्ट होकर वो प्रकाश हमें हमारी आंख पे दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी प्रकाशमान है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 2 गुना होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का पृथ्वी के जल के परिप्रेक्ष्य में आता है, इसके गति के साथ यहाँ के तत्वों पे जल पे जो प्रभाव देता है उसमें चंद्रमा का प्रभाव 2 गुना होता है इस ज्वार और भाटा के आने के क्रम में। वैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और उस एक चक्कर लगाने के क्रम में हर स्थान पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा की स्थिति बनती है, अर्थात 2 बार तरंगे उठती है एक स्थान पे। लेकिन उन तरंगों में 12 घंटे में अंतर पे आ जाना चाहिए उन्हें, लेकिन प्रत्येक अगली तरंग जो आती है हर स्थान पे वह 26 मिनट देरी से आती है। अर्थात एक स्थान पे ज्वार जो 12 घंटे में आ सकती है वह 26 मिनट लेट में आती है। इसका कारण सिर्फ ये है कि जितना चंद्रमा का और पृथ्वी का आपस में ये रिलेटिव जो मोमेंट साथ साथ चलता रहता है उसके चलते ये 26 मिनट लेट प्रभावकारी होता है किसी भी स्थान पे। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं 2 बातें कि सूर्य का ज्वार भाटा की उत्पत्ति पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से आधा होता है, अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सूर्य के इस ज्वार भाटा की उत्पत्ति परक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से 2 गुना अधिक होता है। और एक स्थान पे 12 घंटे के बाद ज्वार की स्थिति बनती है, किंतु वह 26 मिनट लेट होके दूसरी बार आता है, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के आपस में रिलेटिव या पारस्परिक गति करने के नाते ऐसा होता है। तो 2 प्रश्न यहां से आसानी से निकलते हैं जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में न आने की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। अब हम बात करें कि ज्वार का बड़े आकार में आना और ज्वार का कम हो जाना। तो हम ऐसी स्थिति बनती है कि जब सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव अगर इनके अपोजिट में दोनों स्थितियां होती हैं तो ज्वार तेजी से आता है और तेजी से ज्वार आने के क्रम में हम इसे कहते हैं यह 20% ज्वार बड़ा होता है। इसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं, दीर्घ ज्वार। और
यह स्थिति बनती है पूर्णमासी को और अमावस को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अमावस्या और पूर्णमासी को जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सिजगी के फॉर्म में होती है। सिजगी का फॉर्म का मतलब, सिजगी से मतलब होता है इसके युति और वियुति से। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों या तो अलग अलग तरफ होते हैं, बीच में पृथ्वी होती है, या दोनों एक तरफ होते हैं, और जैसे चंद्रमा बीच में हो और पृथ्वी और सूर्य अलग अलग दिशा में हो। लेकिन जब ये सीधी में होते हैं तीनों, तो इस फेज को हम लोग, चाहे वो इस पार हो चाहे इस पार हो, लेकिन सीधे होने की फेज को हम लोग सिजगी या युति वियुति कहते हैं। युति की स्थिति ऐसी होती है कि एक ही तरफ होता है, वियुति का मतलब होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है, तो इसको हम सिजगी कहते हैं। तो सिजगी की स्थिति में अमावस और पूर्णमासी के समय देरी से 20% ऊंचे ज्वार आते हैं, और यही स्थिति जब चंद्रमा यहां होता है और सूर्य यहां होता है, तो ये समकोण की स्थिति बनती है, और समकोण की स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। लघु ज्वार आते हैं, ये शार्ट टाइड होते हैं, और इस तरह की स्थिति में ऐसा देखा गया है कि 20% छोटे ज्वार आते हैं, 20% उनका ऊंचाई कम हो जाती है। और इस स्थिति में यह स्थिति चंद्रमा और सूर्य के सप्तमी या अष्टमी को पड़ती है। सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी, इसको हम लोग अगर बात करें तो इन दोनों स्थितियों के क्रम में, तो ऐसा देखा जाता है दीर्घ ज्वार को हम लोग इसे अपभू की स्थिति कहते हैं। दीर्घ ज्वार में अपभू, इसे एपोजी अंग्रेजी में कहते हैं। अपभू को हम लोग इंग्लिश में एपोजी कहते हैं। दीर्घ ज्वार की सिचुएशन में अपभू या एपोजी, और यह दीर्घ ज्वार लघु ज्वार की स्थिति में हम लोग इसे पेरिजी कहते हैं। पेरिजी। तो यहां दो स्थितियां बनती हैं दीर्घ ज्वार की। अपभू से एपोजी कहते हैं जब यह सिजगी के फॉर्म में आता है। अमावस और पूर्णिमा को ऐसी स्थिति बनती है तो ये इस क्रम में दीर्घ ज्वार आते हैं, और नहीं तो लघु ज्वार आते हैं जब ये सप्तमी और अष्टमी की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 90 डिग्री या समकोण पर होते हैं। तो इस स्थिति में ये लघु ज्वार आते हैं इनमें, और इस स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं। बात करते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव कैसे इन क्रम में आगे बढ़ता है। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 12 घंटे और इस के क्रम में ऊंचे ज्वार आते हैं, और जहां ऐसा भी स्थान है कि जहां 4 बार ज्वार आते हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं जैसे हम लोग कहें कनाडा के क्रम में फंडी की खाड़ी, अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां फंडी की खाड़ी में नोवा स्कोशिया और साउथहैम्पटन के बीच में फंडी की खाड़ी पाई जाती है। इस फंडी बे ऑफ फंडी में करीब 15 से 18 मीटर की ज्वार आते हैं। इसके अलावा अपने इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में
यहाँ ओखा तट पर करीब 2 से 3 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं। कुछ ऐसा स्थान है जैसे हम कहें ब्रिटेन के इस क्षेत्र में, जिसे हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश चैनल के पार तरफ से भी आते हैं और इस तरफ से भी 2 बार ज्वार की स्थिति बनती है। ये उत्तरी सागर है नॉर्थ सी की तरफ से, और इधर इंग्लिश चैनल की तरफ 2 बार यहाँ साउथहैम्पटन इस तट पे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के इस तट पे 4 बार ज्वार आते हैं, 2 बार उत्तरी सागर की तरफ से और 2 बार इंग्लिश चैनल की तरफ से। तो कुछ ऐसे स्थल हैं पृथ्वी पर जहां ज्वार का क्रम सामान्य से अधिक ऊंचा होता है और अधिक प्रभावशाली होता है। खास करके बे ऑफ फंडी कनाडा में इस तट पे ज्वार आने की स्थिति ऐसे बनती है। अब हम लोग बात करेंगे इन विचारों के साथ साथ कुछ सिद्धांत बने, जिसे हम लोग ज्वार भाटा परक सिद्धांत कहते हैं इनके, जिसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है ग्रेविटेशनल फोर्स सिद्धांत, ग्रेविटेशनल फोर्स थ्योरी, आइजैक न्यूटन द्वारा दी गई। यह गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरी एक थ्योरी है लाप्लास महोदय की डायनेमिक थ्योरी, डायनेमिक फोर्स थ्योरी। तीसरे में हम लोग लिखते हैं कि विलियम वेबल विलियम वेबल महोदय और उनके साथ एरी महोदय भी हैं। विलियम वेबल एवं एरी महोदय का प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं आर ए हैरिस महोदय का एक सिद्धांत है स्टैटिक वेव थ्योरी, इसे हम लोग अगर कहें तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत आइजैक न्यूटन का, लाप्लास का गतिक सिद्धांत, विलियम वेबल और एरी महोदय का प्रगामी तरंग सिद्धांत, और आर ए हैरिस महोदय का स्थिर तरंग सिद्धांत। इस प्रकार इन तरंगों के इन सिद्धांतों के माध्यम से ज्वार और भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो इन 4 सिद्धांतों को पूछा जाता है कभी कभी कि यह किसका सिद्धांत है और यह सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आर ए हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, जहां तरंगों की बात आए वहां इन दोनों के नाम के साथ ऐसा जुड़ जाता है। खास करके लाप्लास का डायनेमिक थ्योरी और ग्रेविटेशनल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरीज इस रूप में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे पत्तन है जहां ज्वार के द्वारा उस पत्तन की सार्थकता बढ़ जाती है, जहां बहुत जैसे गंगा के तट पे बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, तो वहां बहुत अच्छे से जहाज किनारे तक नहीं पहुंच पाते। टेम्स और गंगा तट पे कलकत्ता बंदरगाह
और टेम्स नदी पर ऐसी स्थितियां देखी जाती है जब ज्वार आता है तभी वो काम लायक हो पाते हैं बंदरगाह, नहीं तो बहुत परेशानी होती है, किनारे तक माल नहीं पहुंच पाते। और इसके अलावा भी ऐसा देखा गया है कि ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा भी ज्वारीय ऊर्जा की संभावना बहुत अधिक है, और ज्वार के द्वारा हम लोग इनकी किनारों पर जहाँ ज्वार अक्सर जहाँ समुद्री किनारा है, जहाँ ज्वार की संभावना बहुत कायदे से रहती है, वहाँ स्थितियों पे खास करके पश्चिमी तट और दक्षिणी तट, पूर्वी तट पे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, और टाइडल फोर्स एनर्जी के द्वारा हम अपने उपयोग में बिजली को ला सकते हैं। तो आज की क्लास ज्वार भाटा से संबंधित रही। थैंक यू।